अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 51 स्टार्ट करते हैं जी, कैफ 1 का। कल हाँ जी टेस्ट मैंने मंगवा लिया था, लेकिन आज बोरिंग कॉस्ट को एग्ज़ाम लेवल पे लाने के लिए मैंने नहीं बात की, ठीक है। लेकिन अब कल से ये हो जाएगा कि जो डिस्कशंस भी पेंडिंग हैं वो होने लग जाएंगी, क्योंकि क्वेश्चन एक करने के लिए हमें 40 मिनट्स चाहिए हुआ करेंगे और बाकी 20, 25, 30 मिनट्स जो हैं वो जितने भी होंगे वो इसके अंदर लगते रहेंगे, इसलिए रिलैक्स हो जाएं। कल जो बात यहाँ पे छोड़ी थी ज़रा मैं उसको दोबारा करना चाह रहा हूँ। यहाँ तक की बात तो हमें समझ आ गई थी, ठीक है। बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है, सिर्फ स्पेसिफिक लोन है तो उसका रूल है कमेंसमेंट और सीजेशन का, कि कमेंसमेंट करते हैं लेटर ऑफ से, लोन रिसीव, वर्क स्टार्टेड, फर्स्ट पेमेंट, और वर्क कंप्लीशन डेट पर, ठीक है। फिर हमने बात ये की थी कि अगर स्पेसिफिक लोन हो और चूंकि स्पेसिफिक लोन स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट के लिए हमने लिया है, उस स्पेसिफिक लोन में कुछ पैसे क्योंकि सारे इकट्ठे लग नहीं जाते, सरप्लस पड़े हैं, तो वो सरप्लस स्पेसिफिक लोन वाले पैसे हम कहीं और इन्वेस्ट करके इन्वेस्टमेंट इनकम जो वो अर्न कर लेते हैं, और जब एसडी कॉस्ट में ऐड करने की बारी आती है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस उन स्पेसिफिक लोन में से माइनस कर लेते हैं उस इन्वेस्टमेंट इनकम को, ठीक है। जैसे मैंने कहा था टेस्ट रन कॉस्ट होती थी, तो कॉस्ट एसडी कॉस्ट में ऐड होनी होती थी और जो टेस्ट रन से बनने वाली चीजें होती थी वो माइनस होनी होती थी, तो हम नेट करके टेस्ट रन कॉस्ट को ही नेट कर लेते थे, कॉस्ट नेट कर लेते थे सेल प्रोसीड से जो उस टेस्ट रन से हमें आउटपुट आई थी उसके साथ, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट इनकम और सरप्लस फंड्स को हम नेट करके इसमें ऐड कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा था इन्वेस्टमेंट इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है रिसीट पेमेंट स्केड्यूल की, ठीक है। हम नंबरिंग कर लेते हैं पूरे सवाल के अंदर सारी रिसीट्स और सारी पेमेंट्स की, उसे रिसीट पेमेंट स्केड्यूल में डालते हैं और बैलेंस के कॉलम से हमें पता लगता है कि इतना सरप्लस फंड अवेलेबल था जो इन्वेस्ट हुआ, कितने दिन तक इन्वेस्टेड रहा, ठीक है। एक और चीज भी नजर आई थी, वो ये आई थी कि हमारा नॉर्मली इन्वेस्टमेंट रेट जो है, इन्वेस्टमेंट यानी कि इंटरेस्ट जो सरप्लस फंड के ऊपर आता है उसका रेट नॉर्मली बैंक के इंटरेस्ट एक्सपेंस वाले रेट से कम होता था। उसकी वजह मैंने आपको बताई थी कि लॉजिकल रीजन है कि आपने थोड़े से अरसे के लिए बस वो ऑन डिमांड तरह का रखा हुआ है, आपने से कहा भाई जब भी जरूरत पड़ेगी पैसे मैं निकाल लूंगा। तो अगर आप थोड़े अरसे के लिए बैंक में पैसे रखवाते हैं तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो बैंक कम ही दिया करता है, जितना लंबा अरसा डिपॉजिट होता है उतना ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। तो इसलिए आपको ये इन्वेस्टमेंट इनकम का रेट भी नॉर्मली कम ही करेगा सवालों के अंदर। फिर एंड पे जाते जाते हमने क्या बात की थी कि सस्पेंशन भी आ सकती है कंस्ट्रक्शन वर्क में, ठीक है। अगर तो रूटीन सस्पेंशन है, जैसे मैंने मिसाल दी थी आपको कि सीमेंट जो है वो क्योर होने के लिए, स्ट्रेंथन होने के लिए उसे थोड़े अरसे के लिए छोड़ना जरूरी है, तो ये कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का एक लाजमी पार्ट है, जुज़ है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई काम हो रहा है जो कि कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का ही हिस्सा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कंस्ट्रक्शन सस्पेंड हुई पड़ी है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन वर्क सस्पेंडेड नहीं है, बल्कि वो कंस्ट्रक्शन वर्क कंटिन्यूड ही है, वो कंटिन्यूएशन के अंदर ही ये वाला पोर्शन आना, ये वाला अरसा आना जरूरी है, ठीक है ना। तो अगर कोई रूटीन सस्पेंशन होगी तो हम उसे इग्नोर कर देंगे सवाल में, लेकिन अगर नॉन रूटीन सस्पेंशन होगी तो मैंने कहा था कंसिडर इन क्वेश्चन। हमारी एग्जाम्पल के अंदर दिसंबर के महीने में नॉन रूटीन सस्पेंशन आई थी, तो मैंने कहा था जहां जहां डी नजर आए वहां वहां उसे काट दो, ठीक है ना। एक मिनट बात रिवाइज पूरी कर लें, ठीक है। अब हाँ कहाँ पे थे, हाँ नॉन रूटीन सस्पेंशन कैसे आई थी ये बात है। नॉन रूटीन सस्पेंशन आई थी कोई नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल हो रहा है, कोई जो है वो लेबर स्ट्राइक पे चली गई है या हैवी रेंज शुरू हो गई हैं। तो मैंने कहा ये सारे काम ऐसे हैं कि कोई ये नहीं कह सकता कि बिल्डिंग को बनाने के लिए 2 महीने लेबर स्ट्राइक कराना जरूरी है, या 1 महीने तक रॉ मटेरियल की नॉन अवेलेबिलिटी होना जरूरी है, या 15 दिन जो है वो बारिशें लगी रहेंगी, लगातार काम रुका रहेगा तब ये बिल्डिंग बनेगी, ऐसी कोई बात नहीं होती। तो जो नॉन रूटीन सस्पेंशन होती है उसे क्वेश्चन में कंसीडर करते हैं। अंग्रेजी में अगर बात लिखें तो वो बात इस तरह से बनती है कि स्टॉप कर दो कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस, चाहे वो स्पेसिफिक का है चाहे जनरल का है, आज पढ़ाऊंगा ना जनरल भी, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस को एसडी कॉस्ट में ऐड करना रोक दो उस अरसे में जो नॉन रूटीन सस्पेंशन वाला है, और इन्वेस्टमेंट इनकम जो है माइनस हो रही है उसको माइनस करना भी रोक दो। मतलब कहने का यह है कि इस सस्पेंशन नॉन रूटीन सस्पेंशन वाले अरसे का इंटरेस्ट एक्सपेंस एसडी कॉस्ट में ऐड होने की बजाय प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस बनेगा। बैंक ने तो लेना ही लेना इंटरेस्ट, ठीक है, और उसी अरसे की इन्वेस्टमेंट इनकम एसडी कॉस्ट में से माइनस होने को रोक देना है। हाँ वो अदर इनकम में तो जाएगी ही, ठीक है, एसडी कॉस्ट में इसको ऐड या लेस नहीं करना, ठीक है। ये बात हमने की थी और ये हमारा टोटल सवाल था, ठीक है, जिसके अंदर ये नीचे मैंने 5A और 5B बना लिए थे, ठीक है। हाँ अब कोई क्वेश्चन है तो पूछे, हो गया जी, डन है, चले। अच्छा जी, अब हमने बात ये की थी कि इंटरेस्ट स्पेसिफिक लोन के ऊपर इंटरेस्ट ये बोरिंग कॉस्ट जो थी इसको अप्लाई करने के रूल्स हमने पढ़े थे, ठीक है ना। स्पेसिफिक लोन का मतलब ऐसा लोन जो स्पेसिफिकली इसी प्रोजेक्ट के लिए ऑब्टेन किया गया, ठीक है। जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ स्पेसिफिक लोन यूज किया जाए, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है जनरल लोन्स का, ठीक है। जनरल लोन कहते हैं ऐसे लोन्स जो हमारे पास पहले से पड़े हुए हैं। देखिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन जनरल पर्पस लोन्स भी लेकर रखती हैं, ठीक है।
क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, फाइनेंस की जरूरत होती है, और फाइनेंस दो तरह से रेज करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, बिजनेसेस दो तरह से फाइनेंस जो है वो अरेंज कर सकते हैं, या तो ओनर से कहते हैं पैसे ले आए इक्विटी, या बैंकों से लोन लेकर रख लेते हैं जिसको डेट कहते हैं, ठीक है। तो इक्विटी कैपिटल और डेट कैपिटल इस तरह भी कहा जाता है, बीएफडी में जाके आप पढ़ेंगे बड़े होकर, ठीक है, शायद ये अब एमएफए आ गया इसके अंदर भी ऐसी कोई बात है, ठीक है। तो ये डेट कैपिटल और इक्विटी कैपिटल ये दो तरह के फाइनेंस होते हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो बैंकों से पैसे लेकर रखे हुए होते हैं कंपनीज ने कि भाई जिस काम के लिए भी इस्तेमाल करना पड़ जाए कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भाई जब स्पेसिफिक लोन लेते हैं तो उसको एक अलग से हम जो है वो एक एग्जांपल समझा दूंगा। वैसे तो इंट्रो में बच्चे पढ़ के आते थे, लेकिन चूंकि इंट्रो पढ़ के नहीं आ रहे तो ये समझा दूंगा मैं। चलें देखते हैं दोबारा। अच्छा, स्पेसिफिक लोन क्या है? स्पेसिफिकली इस प्रोजेक्ट के लिए लोन लिया, अलग से साथ लोन लेकर आए ना, टोकरी भी बाजार से लेकर आए, उस टोकरी के ऊपर एक कागज लगाया जिसपे लिखा होता है स्पेसिफिकली फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग या प्लांट जो भी है, ठीक है। अब इस टोकरी के अंदर मौजूद पैसे सिर्फ और सिर्फ अपने क्वालिफाइंग एसेट की कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने इस्तेमाल करना, ठीक है। आवाज आ रही है हाइब्रिड वालों? तस्वीर भी आ रही है, सब कुछ ओके है? अच्छा, तो हमने इस स्पेसिफिक लोन के पैसे को सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करना है, ठीक हो गया ना। इसीलिए तो ये कॉन्सेप्ट यहां पर आया कि जब इसको कंस्ट्रक्शन के अलावा कहीं इस्तेमाल नहीं करना, तो चूंकि कंस्ट्रक्शन की पेमेंट आहिस्ता आहिस्ता होती है, इसलिए जितना अरसा ये सरप्लस पड़ा है उसको इन्वेस्ट करके फारिग ना पड़ा रहे, पैसे जो है वो कमा लो थोड़े से, ताकि थोड़ा सा फायदा हो जाए, ठीक है ना। लेकिन स्पेसिफिक लोन नहीं मिला या कम मिला, प्रोजेक्ट पे ज्यादा पैसे चाहिए थे, या अभी स्पेसिफिक लोन नहीं आया था, उससे पहले ही कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई, इन सारी सूरतों के अंदर भी कंस्ट्रक्शन तो करनी है ना, तो बिजनेस के पास जो पैसा पड़ा है वो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब जनरल लोन्स, जनरल पर्पज लोन्स जो होते हैं वो ऐसे ही हैं। बैंक से हमने एक 5 ईयर लोन लिया हुआ है, मिसाल के तौर पर एक लोन 1 है, ठीक है, वो 5 ईयर लोन है, 5 साल के लिए बैंक से लोन ले रखा है, ठीक है। अब ये पैसा बैंक का पड़ा हुआ है पास, 2 साल पहले लिया था, 2 साल बाद वापस करना है, दरम्यान में ये साल गुजर रहा है, तो ये पैसा अवेलेबल है, ठीक है। ऐसे ही एक और लोन है, लोन 2, ठीक है, ये कोई 3 ईयर लोन है, ठीक है। ऐसे ही एक लोन 3 है, ये कोई मतलब 7 मंथ्स के लिए ये लोन भी लिया हुआ है। और ये सारे लोन्स स्पेसिफाई नहीं किया गया किस पर्पज के लिए हैं, बस बैंक से लोन लिए हुए हैं, किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आपको इन्वेंट्री खरीदने की जरूरत पड़ी, पैसे अपने नहीं पड़े थे, तो ये जो पैसे पड़े हुए हैं लोन के अंदर, जाहिर है देखें 2 एंट्रीज होती है ना, लोन जब आता है तो एंट्री होती है कैश डेबिट लोन क्रेडिट, तो वो जो कैश अब पड़ा है लोन वाला, अब उसको इस्तेमाल कर रहे हैं ना। इन्वेंट्री खरीदने की जरूरत पड़ी तो ये लोन इस्तेमाल करके इन्वेंट्री खरीद ली, कोई फिक्स एसेट खरीदा तो ये लोन इस्तेमाल करके वो फिक्स एसेट की पेमेंट कर दी, कोई क्रेडिटर को पेमेंट करनी थी, ठीक है, तो वो इसके थ्रू पेमेंट कर दी। बैंक में ये पैसे पड़े होते हैं लोन वाले, तो चेक वो अकाउंट का लिख के दे दिया, और भाई समझ आ रही है। तो जनरल पर्पस लोन है, कोई भी बिजनेस को जरूरत पड़े यहां से पैसे इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी के अंदर एक चीज और भी होती है, इसको कहते हैं रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी। क्या कहते हैं जी? रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, या इसको बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट बीआरएस के अंदर बच्चे पढ़ा करते हैं, जो है वो इंट्रो के अंदर। बहरहाल रिवीजन करवाऊंगा बीआरएस की, तो थोड़ी सी बात वहां पे भी हो जाएगी, लेकिन फिर भी ये सुन लें, ये जनरल पर्पस लोन तो सिंपल लोन है ना, ठीक है, लेकिन ये रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी हमेशा जनरल पर्पस लोन होगी। जनरल पर्पस लोन क्यों होगी, इसकी बात समझें। मिसाल के तौर पे हमारा एक बैंक अकाउंट है, ठीक है जी, और उस बैंक अकाउंट के अंदर हमारे पास ओपनिंग डेट पर 20 रुपए पड़े हैं। हमारा एक क्रेडिटर आया, उसको हमने 50 रुपए की पेमेंट करनी थी, हमने उसको इस अकाउंट से चेक लिख कर दे दिया 50 रुपए का। अब जब वो 50 रुपए का चेक यहां लेकर जाएगा तो 50 रुपए यहां पे पड़े नहीं है, ये तो डिसऑनर हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा, पैसे इतने नहीं पड़े हुए। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बैंक के साथ एक अरेंजमेंट कर लेती हैं, ठीक है, एक एग्रीमेंट किया जाता है कि देखो अगर ऐसा कोई बंदा आ जाए जिसके पास 50 रुपए का चेक हो और हमारे 20 पड़े हो, तो हमारे बिहाफ पे वो पेमेंट कर देना, ठीक है। अब जब ये पेमेंट हमारे बिहाफ पे कर दोगे तो हमारा 20 का एसेट नहीं, अब तुमने हमारे बिहाफ पे भी 30 पे कर दिए, तो ये 30 रुपए की लायबिलिटी पड़ी बन जाएगी, ठीक है ना। तो कोई मसला नहीं, पे कर देना, एक तो हम ये पैसे वापस कर देंगे और दूसरा जितना अरसा वापस नहीं करेंगे इस पे तुम इंटरेस्ट लेते रहना। ये बात समझ आई है, ठीक है। अच्छा, फिर इस अकाउंट के अंदर पैसे आते भी रहते हैं, जाते भी रहते हैं, ठीक है, लेकिन एक लिमिट लगाई होती है बैंक ने। बैंक ने मिसाल के तौर पर कह दिया जी आपको 1000 रुपए की हमने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी हुई है, तो 1000 रुपए तक आप क्रेडिट करते जाए, पैसे ना भी पड़े हो तो बैंक ऑनर करेगा, जब 1000 तक पहुंच जाएगा तो फिर रोक देंगे। बात अरेंजमेंट समझ आ रही है, ठीक है, कि क्या कर रहे हैं बैंक ने एक फैसिलिटी दे दी, 1000 रुपए तक आप ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं भी पड़े, इसी तो कहते हैं ओवर ड्रॉ करना। पैसे कितने पड़े हैं? 20, ड्रॉ कितने कर लिए? 50।
फिर 100, फिर 150, फिर 200, फिर 100, फिर 50, जितनी जरूरत पड़ रही है 1000 तक बैंक की तरफ से इजाजत है। ये बैंक ने फीस बिल नहीं किया हुआ, बैंक जो है जितना पेमेंट करता जाएगा, जब तक ये पैसे वापस नहीं करोगे आप उतने से का इंटरेस्ट ले रहा होगा। ठीक है, तो अच्छा नॉर्मली ऐसा भी होता है कि ये ना 2 वे प्रोसेस होता है। बैंक को ये कहते हैं कि जी ठीक है, ये एक अकाउंट है ओवरड्राफ्ट वाला, इसमें जब हमारे पैसे ज्यादा होंगे तो तुम इंटरेस्ट दिए जाना, और जब हमारी तो तुम पे कर दोगे तो हम तुम्हें इंटरेस्ट दिए जाएंगे। तो ये 2 वे भी चल रहा होता है। बहरहाल ये सारी बातें छोड़ो, रनिंग फाइनेंस थोड़ा सा समझ आया? रनिंग फाइनेंस है, प्लस माइनस, पक्का लोन नहीं है। 5 लाख का लोन पकड़ो, 5 साल बाद दे देना, ऐसा नहीं है। 10 मिलियन की तुम्हें लिमिट है भाई। अब 10 मिलियन सारा ही यूज कर लो, आपकी मर्जी है। 1 रुपया ना यूज करो, आपकी मर्जी है। आपको जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ फैसिलिटी है, आप चुप करके बस वो फैसिलिटी को वेकेंट पड़ा रहने दो, कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। जरूरत पड़ी वहां से पैसे आपने उस अकाउंट से लिख कर दे दिए, बैंक ने वहां से पेमेंट कर दिया, वो नेगेटिव हो गया। ठीक है ना, तो ये तो बिल्कुल ही सबसे बड़ा जनरल लोन हुआ। ठीक है, इसमें कभी आप कोई इन्वेंट्री खरीदोगे तो आप यहां से चेक लिख कर दे रहे हो, आपने फिक्स एसेट खरीदा तो आप यहां से चेक लिख कर दे रहे हो। ठीक है, आपने कोई और बिजली का बिल पे किया, एक्सपेंस यहां से जा रहे हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें जा रही हैं, यहां से डेटर्स के पैसे भी आ रहे होते हैं कभी कभी। ठीक है ना, तो बहरहाल ये रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ये होती है कि जिसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी कहते हैं, कि ये एक जनरल पर्पस फैसिलिटी है। ठीक है, कि जिस मर्जी मकसद के लिए आपको पैसों की जरूरत पड़ती है आप यहां से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है बेटा, देखो फैसिलिटी की अलग से कोई चार्जेस हो तो एक बार शायद ले लेते हो या हर बार लेते हो, तो मुझे इसका पता नहीं है, लेकिन सादा बात यह है कि जब इसमें से पेमेंट हो जाएगी तो इंटरेस्ट देना। ठीक है, तो अलग से कुछ चार्जेस बैंक लेने तो हो सकता है, कोई बैंक एक बार ले लेते हो सकता है कोई हर महीने के भी लेते हो, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। ठीक है, फिलहाल मैं कह रहा हूं अगर इसको यूज करोगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है। ठीक है, इससे ज्यादा बात यहां पे करने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ ये है कि रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी भी अगर सवाल के अंदर आ रही हो तो वो भी क्या है, एक जनरल लोन है। ठीक है, इसके बारे में सवाल को जनरल लोन का लफ्ज इस्तेमाल करने की जरूरत भी नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा था कि रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी या बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, ये तो होती ही जनरल लोन है। ठीक है, ये स्पेसिफिक लोन नहीं होता। ठीक है, अच्छा जी, ये हमने एक रूल पढ़ा था, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट और सीजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट। ठीक है, कमेंसमेंट किस दिन करते हैं जी? लेटर ऑफ लोन रिसीव वर्क स्टार्टेड और फर्स्ट पेमेंट। और सीजेशन, ये जनरल लोन का कॉन्सेप्ट है ना, इसके अंदर एक चीज आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। क्या मतलब? ये जनरल लोन से आपने जब पैसे निकाले, स्पेसिफिक लोन था नहीं या स्पेसिफिक लोन खत्म हो गया, तो कंस्ट्रक्शन तो चल रही है, तो आपने जनरल लोन के इस पूल के अंदर ना, पता है इस जनरल लोन के अंदर ये वाले पैसे भी पड़े हैं, ये वाले भी पड़े हैं, ये वाले भी पड़े हैं, ये वाले भी पड़े हैं, मिसाल के तौर पर। ठीक है, तो ये एक पूल है, एक बास्केट है जिसमें डिफरेंट अमाउंट के लोन्स पड़े हैं, डिफरेंट रेट है उनके ऊपर, हर लोन का अलग रेट होता है इंटरेस्ट का। ठीक है ना, अब इस पूल में जब आपने हाथ डाला और डाल के कंस्ट्रक्शन में पैसे को इस्तेमाल किया, तो फिर स्टैंडर्ड ने कहा ये अगर तुम पैसे कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल ना करते तो ये इन्वेंट्री खरीद लेते, फिक्स एसेट खरीद लेते, कोई एक्सपेंस कहीं और इस्तेमाल हो जाता। जब कहीं और इस्तेमाल हो जाता, वहां नहीं हुआ, ये कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हुआ है, तो फिर इस का इंटरेस्ट जितना अरसा ये यहां से पैसे निकल के कंस्ट्रक्शन में यूज हुए वो एसिड कॉस्ट में ऐड करना शुरू कर दो, यहां तक कि एसिड कंप्लीट हो जाए, क्योंकि एसिड कंप्लीट होने पर तो सारी कॉस्ट ही रुक जाती है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये जो रूल था ना, ये रूल कमेंसमेंट, ये किसके लिए था? स्पेसिफिक लोन। ठीक है ना, अगर जनरल लोन की बात करेंगे तो भाई जनरल लोन का तो आना पता नहीं 2 साल पहले भी हो सकता है, हमारे साल में किस वक्त आए किस वक्त जा रहा है, हमें उससे कोई लेना नहीं है। स्पेसिफिक लोन कल इंशाल्लाह एक सवाल करेंगे। स्पेसिफिक लोन जो होगा, इसको कोई मसला है क्या है? मुझे को मसला है? अच्छा जी, स्पेसिफिक लोन जो है भाई, उस लोन का आना, उस लोन का प्रिंसिपल रीपे होना, उसका इंटरेस्ट पे होना, सब चीजें हम देखते हैं। लेकिन जनरल लोन का आना जाना, उसकी पेमेंट्स, रीपेमेंट्स, इंटरेस्ट, हमें उसमें से किसी के साथ कोई सरोकार नहीं होता। हमें तो सिर्फ एक चीज से मकसद है कि जिस दिन हमने इस जनरल लोन के बास्केट में हाथ डालकर पैसे निकाले और प्रोजेक्ट में लगाए, तो सैनर ने कहा इस दिन से ऑनवर्ड्स जनरल लोन का इंटरेस्ट जो है वो एसिड कॉस्ट में ऐड करो। रोकना तो जाहिर सी बात है, सीजेशन पर ही पड़े, ये वर्क कंप्लीशन पर पड़ेगा ही, क्योंकि वर्क कंप्लीशन पे तो सब कुछ ही रुक जाता है, एसिड कॉस्ट के अंदर ऐड होना, कोई और कॉस्ट ऐड नहीं हुआ करती। ठीक है ना, अब एक मसला तो ये है, यहां पर ना 2 मसाइल आएंगे, मेन 2 मसाइल आएंगे। पहला मसला कि किस दिन से इस बोरिंग कॉस्ट, जनरल लोन वाली बोरिंग कॉस्ट को एसिड कॉस्ट में ऐड करना शुरू करें। पहला मसला तो ये था, तो वो तो हल हो गया हमारा। हम क्या कहेंगे? डेट ऑफ पेमेंट से। क्या करेंगे जी? जिस दिन पेमेंट की है जनरल लोन में से, कंस्ट्रक्शन की कोई पेमेंट की है, तो उस दिन से ऑनवर्ड्स हमने जनरल लोन का इंटरेस्ट एसिड कॉस्ट में ऐड करना। ठीक हो गया? अब अगला सवाल पैदा होता है, ठीक है जी, डेट ऑफ पेमेंट भी आ गई, पेमेंट की अमाउंट भी आ गई, रेट कौन सा यूज करोगे? हैं, ये लोन 1 का 5% है, लोन 2 का 15% है, लोन 3 का जो है वो 12% है, रनिंग फाइनेंस का 18% है। अब एक बास्केट के अंदर बहुत सारे पैसे पड़े हैं, हमें कौन सा पता कि हमने जब हाथ डाल के पैसे निकाले हैं तो कौन से वाले निकले हैं? ठीक है ना जी जी, जो दोबारा पढ़ रहे हैं वो खामोश बैठा करें। ठीक है, मैंने पहले भी अर्ज किया है, बाकी सब बच्चों को पढ़ने दिया करें। ठीक है, तो उसकी वजह ये होती है कि बेटा कि सबने ही इस तक पहुंच जाना होता है। ठीक है,
तो भाई एवरेज रेट करना बाहर जरूरी है, क्योंकि इस पूल के अंदर डिफरेंट रेट्स वाले लोन्स बने हैं और हमने कुछ स्पेसिफाई करके नहीं कि फलाने पैसे उठाए हैं। अच्छा, अगर जनरल लोन के बास्केट में लोन ही एक पड़ा है तो फिर तो टेंशन ही कोई ना, फिर तो उसी वाला इंटरेस्ट रेट यूज हो जाएगा। मसला तब आएगा जब 3 4 5 लोन इकट्ठे पड़े हुए हैं हमारे जनरल लोन के बास्केट में और हमने उसमें से प्रोजेक्ट के अंदर पैसे इस्तेमाल किए हैं, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज रेट करना पड़ेगा। इसको स्टैंडर्ड ने कैपिटलाइजेशन रेट कहा है। क्या कहा है जी? एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट मैं कह रहा हूं, एवरेज फॉर जनरल लोन, ठीक है ना, एवरेज हमने करना है। और कैपिटलाइजेशन रेट स्टैंडर्ड ने क्यों कहा है? ये वो रेट है जिस रेट पर जनरल लोन के इंटरेस्ट को एसिडी कॉस्ट में ऐड करना है, यानी कैपिटलाइज करना है, इसलिए कहते हैं कैपिटलाइजेशन रेट, वो रेट जिस पर जनरल लोन के इंटरेस्ट को एसिडी कॉस्ट में कैपिटलाइज यानी ऐड करना है, ठीक है ना। तो एवरेज रेट होता है, स्टैंडर्ड इसको कैपिटलाइजेशन रेट कहा हुआ है, वैसे एवरेज रेट होता है लेकिन हम इसको एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कह लेंगे, जरा याद रहने में आसानी रहती है, ठीक है। सिंपल एवरेज नहीं करना, मसला ये है 12%, 12 जमा 15 जमा 18 जमा 16 करके 4 लोन से डिवाइड बाय 4 कर दें, सिंपल एवरेज ये नहीं चलेगा, बल्कि कोई लोन की अमाउंट ज्यादा है, कोई लोन आउटस्टैंडिंग ज्यादा अरसा रहा है, ठीक है, तो फिर हमें एक वेटेड एवरेज रेट निकालना पड़ता है। हम लोन की अमाउंट्स को भी कंसिडर करते हैं, यानी लोन के वेट्स को भी कंसिडर करते हैं, ताकि जितना ज्यादा लोन की अमाउंट, मिसाल के तौर पे 12% वाले लोन की अमाउंट सबसे ज्यादा है, वो सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग रहा साल में, तो रेट सबसे ज्यादा उस तरफ खींच के जाए, ये होता है वेटेड एवरेज रेट, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है जी, थोड़ी बात समझ आई है, थोड़ी बहुत बात समझ आई है। एक तो ये रूल याद रखना है, कमेंसमेंट लेटर ऑफ वाली ये स्पेसिफिक लोन का रूल था, लेकिन जनरल लोन के लिए कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन बोरिंग कॉस्ट क्या होगी, डेट ऑफ पेमेंट। बाकी सीजेशन तो दोनों की ही वर्क कंप्लीशन पर होनी, ये बात याद रखना, ठीक है। अब दूसरी बात, वो जो कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट करनी है, वो रेट निकालने के लिए हमें एवरेज आउट करना पड़ेगा वेट्स को लेकर, यानी हम एक एवरेज रेट निकालेंगे, तो वो कैलकुलेट करना हम सीखते हैं अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, तस्वीर बनानी है, यार वो तो बैठा हुआ है, तुम भी उसके साथ ऐसे ही होते जा रहे हो, वो तो बस काम इसका हंसना और बोलना है, तुम भी उसकी तरह होते जा रहे हो, शरीफ आदमी हो यार। नहीं, इधर ही बैठो, उसको भी चुप करा के बैठो, नहीं तो मुझे बताओ, मैं चुप करा लेता हूँ उसको, सो के दिखाए मुझे जी। चलें आगे। तो भाई बस इतनी सी बात याद रखनी है। स्पेसिफिक लोन की तो सारी ही कैलकुलेशन हमने सीख ली थी कि स्पेसिफिक लोन, हाँ माना कि अभी उसकी किस्तों वाला सवाल वैसे मैं आज होमवर्क में देने लगा था पहली क्लास में, लेकिन जब आज की डिस्कशन पूरी की ना तो बच्चों ने ऐसी शक्ल बनाई, ऐसे बनाई, मैं कहा अच्छा टेंशन ना लो, ये जो किया है ना यही दोबारा कर लेना, तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। कल मैं खुद वो सवाल कराऊंगा, तो बस किस्तें ही आनी है स्पेसिफिक लोन की, बाकी सब कुछ हो गया। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन, फिर इन्वेस्टमेंट इनकम का माइनस करना, फिर सस्पेंशन का आना, ये हमने पढ़ लिया था। जनरल लोन क्या है? ऐसा लोन जो स्पेसिफिकली ऑब्टेन ना किया जाए फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन। नॉर्मली वो पहले से आ रहे होते हैं, साल शुरू होने से भी पहले या कंस्ट्रक्शन से पहले, ठीक है ना, तो वो पहले से ही पड़े होते हैं, ऑलरेडी पड़े हुए लोन, जनरल लोन, ठीक है। अब इनके लिए रूल ये है कि हमने इनके ऊपर इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं वो एसिडी कॉस्ट में तब ऐड करना शुरू करना है जिस दिन से इनमें से पैसे निकालकर कंस्ट्रक्शन की को पेमेंट हो जाए, ठीक है। और चूंकि एक पूल होता है तो जितने लोन्स हों उनके रेट्स को एवरेज आउट करना है, वेटेड एवरेज निकालकर उस रेट के ऊपर आपने कैपिटलाइज करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 5 के साथ ए और बी हमने कल बना लिए थे ना, तो क्वेश्चन नंबर 6 ये है हमारे सामने, पेज नंबर जी 5 से अगला सवाल था वैसे तो 249। जी बच्चों, फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जनरल लोन्स अवेलेबल टू पावर लिमिटेड। 4 अदद लोन्स आ रहे हैं, लोन ए, बी, सी और डी। अमाउंट्स आ रही हैं इनकी, इंटरेस्ट रेट आ रहा है, जिस दिन आया और जिस दिन वापस हुआ, यानी यहां से हमने आउटस्टैंडिंग अमाउंट निकालनी होगी, ठीक है। कैलकुलेट कैपिटलाइजेशन रेट फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2016। ये कैपिटलाइजेशन रेट किसके लिए निकाला करेंगे हम? ये जनरल लोन्स के लिए हमेशा निकाला करना है, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक लोन अगर एक से ज्यादा भी हो जाए ना जी, तो हर एक को अलग अलग ही डील करना है। जो हमने एक लोन के लिए ट्रीटमेंट किया ना स्पेसिफिक लोन में, ये 2 हो जाए 3 हो जाए, मैं होमवर्क में दूंगा सवाल, पास पेपर का सवाल होगा कोई एक आध पुराना, ठीक है, उसमें एक की बजाय स्पेसिफिक लोन आ रहे होंगे, तो भाई समझो, तो जितने लोग के उतने ही दफा आप वो ट्रीटमेंट कर लेंगे स्पेसिफिक लोन्स के लिए, ठीक है। ओके, अच्छा अब हमने क्या करना है, सब एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है। फॉर्मेट बना हुआ है ये। सबसे पहले तो हमने एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकालने के लिए लोन की टाइप लेनी है, ठीक है। लोन कौन कौन से हैं जी? 1 2 3 4 A B C जो भी लिखा हो वो लिख लें, ठीक है। अब लोन की अमाउंट पहले एक बार लिख लें, तो आसान है, डाटा उठा लिया जी। 2 लाख का लोन है, लोन ए जो है वो
2 लाख रुपए का, लोन बी 5 लाख का, लोन सी 1 लाख का है और 70,000। अच्छा जी सुने, एक छोटी सी बात, मिसाल के तौर पे एक लोन है हमारा, मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालना चाह रहा हूं। मेरा 2 लाख रुपए का एक लोन है और उस पर इंटरेस्ट रेट जो है वो 20% है। इससे क्या आता है बताएं जरा? 40,000 इंटरेस्ट एक्सपेंस, बोलो, इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर होल ईयर, ठीक है, ये ऑफ 12 मंथ्स। अब अगर मैं कहूं कि ये लोन मेरा आउटस्टैंडिंग ही 6 महीने रहा तो मैं क्या करूंगा? इसको जस्ट 6/12 करूंगा तो मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस 20,000 आ जाएगा। कोई मसला इसमें? बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, ठीक है। अब जरा आपकी तवज्जो चाहिए। अगर मैं इसी बात को ऐसे कर देता हूं कि मैं कहता हूं ये 2 लाख का लोन 6 महीने आउटस्टैंडिंग रहा, इसको यूं कह लूं कि 1 लाख का लोन पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा, तो कोई फर्क तो नहीं है? चेक कर देते तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, देखें जरा। मैं कहता हूं जी मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालना चाह रहा था, मैं ना 2 लाख का लोन 6/12 कर लेता हूं, तो मेरे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस की बजाय लोन आउटस्टैंडिंग आ गया। ऐसा ही है, लोन आउटस्टैंडिंग कितना? 1 लाख। अब मैंने इस पर इंटरेस्ट रेट लगाया, ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट कितना था? 20%, वही वाला, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया? तो अगेन 20,000 ही आया। इन दोनों में कोई फर्क है जी? तो हम यूं कह लें कि एक 2 लाख का लोन पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा, 2 लाख का लोन 6 महीने आउटस्टैंडिंग रहा 1 लाख, ठीक है, या 1 लाख पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा, बात तो एक ही है ना। हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस 20,000 पहुंचना था, दोनों तरीकों से पहुंच सकते हैं। हम पहले पूरे के पूरे लोन पर इंटरेस्ट रेट लगाकर फिर उस इंटरेस्ट एक्सपेंस को 6/12 कर दें, या हम लोन को ही 6/12 कर दें और फिर उस लोन पर इंटरेस्ट एक्सपेंस लगाएं, उसे 6/12 ना करें, बात तो एक ही है, ठीक है। अब ये दोनों ही काम ठीक हैं, पर मुझे नीचे वाला काम करने की जरूरत थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगी क्यों करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि हमें इस कैलकुलेशन के अंदर कुछ फिगर्स रिक्वायर्ड हैं इस रेट निकालने के लिए, जो पहले वाले मेथड से निकालना जरा मुश्किल हो जाएंगी। ये बिल्कुल ठीक है, दूसरा भी बिल्कुल ठीक है, आपने खुद ही बताया, और का मतलब ही यही है, आंसर दोनों तरह से सेम आ रहा है, ठीक है। तो हम ये वाला काम कर लेते हैं जरा अपने सवाल के साथ, ठीक है। कि हम क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट रेट निकालने की बजाय लोन आउटस्टैंडिंग निकाल लेंगे। तैयार हो? चलो, सबसे पहले फिर मुझे क्या चाहिए, मुझे मंथ्स आउटस्टैंडिंग चाहिए, ताकि मैं लोन की टोटल अमाउंट के साथ मंथ्स को मल्टीप्लाई करूं, मेरे पास लोन आउटस्टैंडिंग आ जाए। तो मंथ्स आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अच्छा जी, मंथ्स आउटस्टैंडिंग जी। पहला लोन, लोन ए, किस दिन आया? हम 2016 में खड़े हैं, सर ध्यान में रखो, हम 2016 में खड़े हैं। किस दिन आया? 1 मार्च 13 का मतलब ये तो हमारे साल शुरू होने से पहले का आया हुआ है, तो हमारे साल के पहले दिन पे भी ये लोन पड़ा होगा, ठीक है। और रीपे किस दिन हो गया? यानी हमारे इस साल में ये कितने मंथ्स आउटस्टैंडिंग रहा? 6 महीने। यहां मैंने लिख दिया 6/12, ठीक हो गया। नेक्स्ट, अगला लोन बी है, ये 1 मार्च 15 को आया। अगेन 16 के साल में हम खड़े हैं, ये तो पहले से चला आ रहा है, तो साल के पहले दिन भी ये मौजूद था, ठीक है। तो इस लोन को पूरा साल ना भाई ना, 30 जून 18 पर ये पे हो रहा है, 30 जून 18 पर, क्या मतलब रीपेमेंट की डेट भी हमारे साल के बाद है, तो हमारे साल से पहले आया, हमारे साल के बाद जाएगा, तो पूरा साल आउटस्टैंडिंग, तो 12/12। तीसरा लोन 1 मार्च 16 को आया, ये तो हमारा अपना साल है, और हमारे साल में 30 सितंबर 16 पे चला भी गया, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितने मंथ्स? 7 माह। आखिरी 1 फरवरी को आया हमारे साल में, और अगले साल किसी जाकर पे होना है, तो ये 11/12। ये बात समझ आई? अब अगर आपने प्लीज, नहीं समझ आ रही बेटा ये बात? कौन सा? पहला वाला लोन, हम इस वक्त खड़े हैं 2016 में। एक लोन आपने यहां पर कहीं लिया था 2013 में, और अभी तक वो रीपे नहीं हुआ, तो साल के पहले दिन फिर वो लोन ही है ना, ठीक है। और इस साल 30 जून में पे हो रहा है, तो इस साल के पहले दिन ये पड़ा हुआ था, साल के 6ठे महीने के आखिरी दिन ये पे हो गया, तो हमारे साल में कितने महीने आउटस्टैंडिंग रहा? वो 13 का आ रहा है ना, ठीक है। और जी कोई यहां तक को मसला किसी को?
लास्ट वाला, हम 16 में खड़े हैं, हमारे साल में ये यहां पर आया 1 फरवरी को, ठीक है, और कहीं 17, 18, 19 में जाकर रीपे होना है, तो इस दिन आया है और साल के एंड तक भी आउटस्टैंडिंग है, तो 11/12 ये आखिरी था। और कोई पूछ लो बारी बारी करके, चारों पूछ लो जी। यहां तक को मसला देख ले जरा एक बार, ये वो लोन टेकन और लोन रीपेड, और ये सामने मंथ्स ये मैंने जो निकाले, जरा जल्दी से देख लें इसको ताकि आगे चलें। अगला सवाल उधर करेंगे ना, मैंने कहा ये यहां पे रख लो ताकि वक्त जरूर सनद रहे और काम आए, जब कभी जनरल लोन की इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की तरफ आया करेंगे तो ये वर्किंग खोल लिया करूंगा मैं, है सही है जी। चलें आगे। अब हम क्या करेंगे जी नेक्स्ट स्टेप में, अब हम सुकून से लोन आउटस्टैंडिंग निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लोन अमाउंट और मंथ्स आउटस्टैंडिंग आ गई। ये देखें ना, ये 2 लाख को 6/12 के, तो मैंने कहा था आउटस्टैंडिंग आ जाएगा जी 1 मंथ नहीं बनता, 1 बनता है, ठीक है जी। मंथ्स आउटस्टैंडिंग 12, हाँ, तो 12/12 मंथ्स आउटस्टैंडिंग, पूरे 12 में से 12 महीने आउटस्टैंडिंग रहा जी, 1 लाख आ गया। 12 में से 12 महीने आउटस्टैंडिंग रहा तो पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा ना भाई। अच्छा, आप मजाक कर रहे थे जी। 58,333 और 1,6। अच्छा जी, अब इधर देखें, मैं रेड वाली अप्रोच पे नहीं चल रहा था, मुझे जरूरत थी कुछ चीजों की रेट निकालने के लिए। यार खामोश हो जाओ ना भाई, क्या मसला है यार तुम्हें। तो मुझे लोन आउटस्टैंडिंग चाहिए था, वो मैं निकाल चुका, ठीक है, और अब मुझे इंटरेस्ट रेट लगाकर इंटरेस्ट एक्सपेंस चाहिए। बेसिकली मुझे इन 2 कॉलम्स के साथ गर्ज है, एक लोन आउटस्टैंडिंग के अमाउंट से और दूसरा इंटरेस्ट एक्सपेंस के अमाउंट से। तो इंटरेस्ट रेट बता देते हैं जी, आप मुझे इंटरेस्ट रेट बता देते हैं। पहले लोन का 20% है, फिर 25% है, 18, ठीक है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस बता दें 20,000, 135,000। नेक्स्ट, अच्छा जी, अब मैं ये अर्ज कर रहा था कि मुझे इस कॉलम लोन आउटस्टैंडिंग का टोटल इससे गर्ज है बस, और दूसरा इंटरेस्ट एक्सपेंस के कॉलम से, ठीक है। इसका टोटल कर लें, फिर अभी आपको फॉर्मूला बनवा देता हूं। तो बताइए, लोन आउटस्टैंडिंग टोटल, लोन आउटस्टैंडिंग 722,500 और इंटरेस्ट एक्सपेंस अच्छा जी। अच्छा जी, मुझे ये बताइए कि हम अगर कभी इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालना चाहें तो हम क्या किया करते हैं, हम लोन पर रेट लगाया करते हैं, ऐसा ही है, सही है। तो अगर हम रेट कैलकुलेट करना चाहें तो फॉर्मूला कैसे बदल जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस को डिवाइड कर देंगे लोन पर, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। बेसिकली मुझे यही 2 फिगर्स चाहिए थी, इसीलिए चाहिए थी कि इंटरेस्ट एक्सपेंस की फिगर टोटल इन सारे लोन्स के ऊपर और लोन आउटस्टैंडिंग टोटल, ठीक है, ये लोन के अमाउंट आ जाए, ताकि यहाँ पर बड़े तो लगा भी नहीं सकता था, ठीक है। अगर मैं 163,200 को डिवाइड करूंगा 722,500 से, और जाहिर सी बात है मुझे रेट परसेंटेज में चाहिए, तो इंटू 100 करूंगा तो आंसर 22.6%। ले जी, आपका एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट आ गया। तो ये छोटी सी वर्किंग हमें करनी पड़ेगी, अगर उसने एवरेज रेट हमें ना दिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया जी।
तुम्हें रास्ता देता हूँ, पीछे खड़े हो जाओ, बेहतरीन हो जाएगी तबीयत। शरीफ आदमी समझता था तुम्हें मैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें जी। ये वर्किंग याद रखनी है बस। लोन की अमाउंट को आपने आउटस्टैंडिंग बना लेना है, मंथ्स आउटस्टैंडिंग निकाल के उससे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये अगर मैं यहां पर आपको बाद में याद आ जाए, इसके लिए अगर मैं यहां पे फॉर्मूला लिखना चाहूं तो ये ए है, अगर ये बी है, ये ए क्यों लिखा मैंने, इसको जरूरत ही कोई नहीं थी। ये ए है और मंथ्स आउटस्टैंडिंग बी है, और ये हमने निकाला है ए इंटू, लेकिन ये है क्या चीज़, इसको भी एक बात दे देते हैं, ये सी है और ये निकला है ए इंटू बी करके, और ये रेट हमने डी रखा हुआ है और ये सी इंटू डी किया हुआ, ताकि आपको कल को मसला ना हो, ठीक है ना जी। ये आपको समझ आ रहा हो ताकि कौन सा कॉलम किससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ये लें, अच्छा जी, ये तो फजूल सी चीज़ ही ऐसे ही। अच्छा बच्चों, अब दोबारा से जरा मुझे बता दो, रेट का तो मैंने कहा 2 मसले आएंगे। जब जनरल लोन से पेमेंट कर दोगे कंस्ट्रक्शन की, भाई हाइब्रिड में कोई बच्चे बोल रहे हैं तो जो भाई साहब पीछे बैठे हुए हैं उनको खड़ा करते रहें, ठीक है। कोई बच्चा बोले ना हाइब्रिड की क्लास में, कतअन जी। मैंने आपको कहा था 2 मसले आएंगे, एक तो पेमेंट, एक तो इंटरेस्ट रेट कौन सा यूज करें, और दूसरा किस दिन से एसेट की कॉस्ट में इंटरेस्ट को ऐड करें। तो पहले सवाल का जवाब एवरेज रेट यूज करेंगे, निकालना सीख लिया। दूसरे सवाल का जवाब जिस दिन पैसे निकाले हैं जनरल लोन के पूल से, उस दिन से आपने कैपिटलाइजेशन को स्टार्ट कर देना, ठीक है, सही है ना। तो ये बातें ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है, कंटिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6, फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन डाटा इज प्रोवाइडेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। कमेंसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट हुई है 1 अप्रैल को, सीजेशन ऑफ प्रोजेक्ट हुई है 30 नवंबर को, ठीक है। उसके बाद नीचे पेमेंट्स आ रही हैं, इसका मतलब कोई और लोन स्पेसिफिक नहीं है, सिर्फ जनरल लोन ही है। और जनरल लोन के लिए तो हमने डेट ऑफ पेमेंट से कमेंसमेंट करनी होती है, ऐसे ही है। और हमने वर्क कंप्लीशन पर स्टॉप करना होता है, इसको सीज करना होता है, ठीक है ना, सही है। अच्छा, एक बड़ी अहम बात, यहां पे भी ये मुसीबत आ रही है, सरप्लस फंड्स आर इन्वेस्टेड 5% पर एनम। मेरा ये सवाल, क्या इस सरप्लस फंड की इन्वेस्टमेंट वाले कॉन्सेप्ट को हमें जनरल लोन पे अप्लाई करना चाहिए? देखो ना, ये डिब्बे देखो, इनमें मैंने कहा था सरप्लस फंड्स को इन्वेस्ट करना है। जनरल लोन के फंड्स सरप्लस होते ही नहीं है, वो किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल होने के लिए हर वक्त अवेलेबल होते हैं, वो इधर नहीं तो कहीं और इस्तेमाल हो रहे होते हैं। उन पैसों को हमने, ये को पागल थोड़े हैं आप लोग, कहो ये हमको पागल थोड़े हैं। देखो, आपने 12, 15, 20, 25% के ऊपर लोन लिया बैंक में, बैंक से लिया कि बिजनेस में इस्तेमाल करना है, 12, 15, 25, 20% पे लेकर फिर आपने आगे इसको इन्वेस्ट कर दिया 5, 6, 7% पे। कितने बेवकूफ हैं आप लोग। मतलब फिर आप कर क्या रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं 15% पे और फिर इन्वेस्ट करके 5 से 7% पे उस पर इनकम कमा रहे हैं। ये तो कोई तुक ना बनी, बेतुकी सी बात है। हमने स्पेसिफिक लोन पे सिर्फ इसलिए अप्लाई किया था इस बात को कि स्पेसिफिक लोन वाले पैसे ने तो कहीं भी और नहीं जाना, तो चलो भागते चोर की लंगोटी ही सही, ठीक है ना। कुछ भी जो नहीं मिलना, मतलब फारिग ही पड़े हैं पैसे, तो चलो 5% आता है, 6 आता है, 8 आता है, जो भी आता है वही ले लो स्पेसिफिक लोन के लिए। लेकिन जनरल लोन के वैसे सरप्लस होते ही नहीं है। शायद जुमला लिखवाया भी हो मैंने, कल परसों लिखवाया था। नो सर, पहले ना बोलो, पहले जुमला सुनो, ठीक है ना, पहले जुमला सुनो। मैंने ये जुमला लिखवाया था कि सरप्लस फंड की इन्वेस्टमेंट वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ स्पेसिफिक लोन पे एप्लीकेबल है। तो जुमला सुनने से पहले तुमने कैसे नो कह लिया? और तुम कहां से हो बताओ जरा? मुल्तान से हो। लाहौर वालों के रंग में रंगते जा रहे हो तुम जी, सही है जी। तो ये स्पेसिफिक लोन के ऊपर सिर्फ अप्लाई करना है हमने, सरप्लस फंड वाला कॉन्सेप्ट, ओके, इन्वेस्टमेंट इनकम वाला। बातें मत करो भाई, ठीक है। तो हम इस सवाल को कंटिन्यू करते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन 17 के लिए मेरा फॉर्मेट भी आज भी वही है। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन, लेस इन्वेस्टमेंट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन। तो आज बाकी चीजें नहीं है, जाहिर है। इंटरेस्ट ये तो अभी आ ही नहीं रहा, पता नहीं कब आएगा। इंटरेस्ट स्पेसिफिक लोन है ही नहीं तो उसका इंटरेस्ट भी नहीं है।
फिर अगर वो नहीं है तो इन्वेस्टमेंट इनकम का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, हालांकि नीचे रेट आ रहा है पर हमने उसको इग्नोर करना है। जनरल लोन में कौन सा सरप्लस फंड, ठीक है। क्या आ गया जी, अब हमारी आज की डिस्कशन जी, जनरल लोन में से पेमेंट की, कितनी पेमेंट की, जनरल लोन में से पेमेंट की 3 लाख की। ये किस दिन हाथ डाला जनरल पूल में, जगह अप्रैल 16, तो इस दिन से शुरू कर दो कैपिटलाइजेशन। किस रेट पे, 18 पे, 12 पे, 25 पे, 20 पे, 22.5 जो निकाला है उस पे, ठीक है। तो 3 लाख की पेमेंट हुई, तो पेमेंट की अमाउंट पकड़ेंगे हम 300,000। इस पर रेट लगेगा वो जो पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 में हमने जो है वो निकाला है ना, क्वेश्चन नंबर 6 में जी 22.6%। और ये डेट ऑफ पेमेंट से सीजेशन तक चलना है। डेट ऑफ पेमेंट है 1 अप्रैल और सीजेशन है 30 नवंबर। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कितने मंथ्स, 8 मंथ्स, तो 8/12। लेकिन आंसर अभी भी साथ नहीं निकालना, वो पुरानी आदत, ठीक है। आगे बढ़ो, एक और पेमेंट भी की, वो पेमेंट है जी 1 लाख की। किस दिन की, 1 जून को। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कितने महीने, तो कितनी पेमेंट है जी, जितनी पेमेंट, जो पैसे निकाले वहां से उनको पकड़ो, एवरेज रेट लगाओ और डेट ऑफ पेमेंट से सीजेशन तक 6/12। एक और पेमेंट भी है 30,000 की, 1 नवंबर को, तो सिर्फ नवंबर का महीना, एक महीना, तो 30,000 था ना, इंटू 22.6% इंटू 1/12। अब कैलकुलेटर से पूछो इकट्ठा आंसर, यहां पे भी एक ही बार इकट्ठा है 57065, ठीक है। तो टोटल आ गया 57। अभी अगले सवाल के अंदर स्पेसिफिक लोन जी, ठीक है। अगर एसेट बनाने की कॉस्ट भी निकालनी, एसेट की कॉस्ट निकालनी होती तो हम क्या करते, ये 3, 1 और 30,000 ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को लिखते, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को, और नीचे 57 को ऐड कर देते, ये एसेट की कॉस्ट में ऐड करना, ठीक है, डन। तो ये हमारे समझो एक क्वेश्चन है हमारा, ये समझो हमारा एक सवाल है, ठीक है। एक सवाल जो है ये जनरल लोन के कॉस्ट को हमने कैपिटलाइज किया एसेट में, ठीक है, सही है। कर लो चलें जी। अब पहले मैं आपसे सुबह वाली क्लास में सोचा था कि मैं पास पेपर करवा दूं, वैसे हम अब पास पेपर जोगे हो गए, अब हम एग्जाम लेवल पे आ गए हैं, लेकिन फिर मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन बड़ा अच्छा है वो आज करवा दिया। कल से इंशाल्लाह पास पेपर्स करेंगे, एक आध कर लिया करूंगा, एक आध होमवर्क में, ठीक है। तो पास प्रैक्टिस सेट 17 है आपकी किताबों में, प्रैक्टिस सेट 17 को तस्वीर तो नहीं बना रहा था अभी तक, बना रहा है जी एक पीछे। प्रैक्टिस सेट 17 है जी, पावर लिमिटेड के नाम से। पेज नंबर को बता दें मुझे, बच्चे तस्वीर बना रहे हैं, मैं तो भी नहीं जा सक रहा। ये बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन खत्म होंगे और नॉर्मल वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू होंगे। बस बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन अब खत्म, मैंने अगले नहीं करवाने। अब हम जो है ना बस पास पेपर पे ही जाएंगे। आज सिर्फ सवाल कर लें पास पेपर, ये पास पेपर लेवल का सवाल है जो बिल्कुल पास पेपर एग्जाम लेवल का, ठीक है। 2 जी, पेज नंबर 261 है, क्वेश्चन 260 से शुरू हो रहा है बेसिकली बॉटम से। जी क्वेश्चन नंबर 17 पेज 260 के एंड पे शुरू हो रहा है, पढ़ते हैं। इन द बोर्ड मीटिंग हेल्ड on 15 दिसंबर 2006, मैनेजमेंट ऑफ ताकत लिमिटेड डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट अ क्वालिफाइंग एसेट अमाउंटिंग टू 10 लाख। द मैनेजमेंट ऑफ ताकत लिमिटेड अप्रोच टू अ बैंक टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट। बैंक वालों ने कहा हमें पैसे दे दो, बट बैंक एग्री टू फाइनेंस ओनली द 50% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट, दैट इज 5 लाख। उन्होंने कहा 5 लाख हम दे देते हैं। उन्होंने कहा काम तो करना ही है, ठीक है, 15% पे मिल गया ये। द लोन वॉज सैंक्शन ऑन 28 दिसंबर 2006, लोन रिसीव हो गया हमें 28 दिसंबर 2006 को, एंड वॉज इमीडिएटली पुट इनटू बैंक अकाउंट ऑफ कंपनी, मतलब आ गए पैसे। मैनेजमेंट ऑफ कंपनी डिसाइडेड टू यूटिलाइज अदर जनरल पर्पज लोन्स टू फाइनेंस द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ 5 लाख। उन्होंने कहा ठीक है 5 लाख अगर बैंक से मिल गया स्पेसिफिकली इस प्रोजेक्ट के लिए, तो बाकी 5 लाख जो है आखिरी रो वाले बाकी 5 लाख जो है वो हम जनरल लोन के पूल में से इस्तेमाल कर लेंगे जो पैसे अवेलेबल हैं ऑलरेडी, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट स्टार्टेड ऑन 1 जनवरी 2007।
लोन रिसीव किस दिन हुआ है? 28 दिसंबर 2006। वर्क स्टार्टेड 1 जनवरी 2007। फॉलोइंग इज द स्केड्यूल ऑफ पेमेंट मेड बाय पावर लिमिटेड इन कनेक्शन विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसिड, और फर्स्ट पेमेंट 1 जनवरी 2007 पे हो गई। स्पेसिफिक लोन चल रहा है। Management decided to invest the unutilized portion of specific loan in the government securities and fetching an income of 8% per annum. There was an unroutine stoppage from 1 जून 2007 to 31 जुलाई 2007। 2 महीने की नॉन रूटीन स्टॉपेज है। कंसिडर करना है इसको, लेकिन करना कैसे है? नहीं, आपने इस पूरा सवाल करते हुए सिर्फ ये याद रखना है कि स्टॉपेज है नॉन रूटीन। अब जहां भी आप बोरिंग कॉस्ट की वर्किंग के अंदर लिखेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस इन्वेस्टमेंट इनकम, आपने वहां पे एक तो मंथ्स लिख लेने हैं, दूसरा बटन लगाते हैं थोड़ा सा इतना फासला रख देना कि माइनस कर सको फिगर, बस इतना ध्यान रखना है। एंड पे ये आधे मिनट का काम भी नहीं रह जाता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंफॉर्मेशन फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल द लोन्स अवेलेबल टू पावर लिमिटेड। मैंने यहां पे ना इस स्पेसिफिक लोन को काट दिया। देखो ये इस तरह से पड़ा हुआ है ना, तो ये आपको परेशान करेगा। हो सकता है आप गलती से कहीं इसको भी एवरेज में ले जाएं, हालांकि ये वाला लोन ऊपर बता चुके हैं और इसकी ट्रीटमेंट हम अलग से करेंगे। ये यहां पर दूसरी बार लिखा गया, उन्हें ऑल लोन्स बता दिए। हम इसको यहां से इसलिए काट देते हैं कि कहीं हम गलती से इसको भी जनरल लोन में ऐड ना कर दें। इसका ट्रीटमेंट ऊपर पढ़ तो लिया, जैसे आज तक सवालों में आया वैसे कर लेंगे। तो बाकी जनरल लोन्स कितने बचे? 3, 1, 2 और 3 अमाउंट्स हैं, रेट्स हैं। लोन टेकन ऑन, और मैंने बच्चों से अर्ज किया पिछली क्लास में कि लोन टेकन ऑन इधर टेबल में लिखा हुआ है और रीपेमेंट की जो डिटेल है वो नीचे दी हुई है, तो गलती ना हो जाए, आसानी कर लो अपने लिए। अपने पास बुक के ऊपर ही रीपेड का कॉलम डालो और पढ़ते जाओ, रीपेमेंट की डेट लिखते जाओ, ताकि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 जैसे ही बन जाए, ठीक है। अच्छा, वैसे कभी जनरल लोन एक ही हो तो फिर क्या करेंगे? फिर कैसे एवरेज रेट निकालेंगे? एवरेज निकालने की जरूरत ही क्या होगी फिर, ठीक है। अच्छा जी, जनरल पर्पज लोन 6 लाख का है। लोन टेकन ऑन 1 फरवरी 2007। हमारा ईयर एंड है दिसंबर 7, यानी हमारे ही साल में ये लोन आया है, ठीक है। अच्छा, अब आगे वो कहता है जनरल पर्पज लोन 2 वाज रीपेड। अच्छा, जनरल लोन 3 वाज रीपेड, यानी 2 और 3 रीपे हो रहे हैं, उनको आगे पढ़ते हैं दोबारा। आगे कहते हैं रिमेनिंग लोन्स वर आउटस्टैंडिंग टिल 31 दिसंबर 2007। इसका मतलब लोन 1 रीपेड नहीं है, रीपे ही नहीं हुआ हमारे साल में, आउटस्टैंडिंग है ना 31 दिसंबर 2007 तक। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये स्पेसिफिक लोन की भी कोई रीपेमेंट नहीं हो रही, यानी कि वो लोन भी सारा साल आउटस्टैंडिंग रहना है, सही है ना। कोई किस चीज भी पे नहीं हो रही कि इंटरेस्ट एक्सपेंस हम स्पेसिफिक लोन निकालते हुए हमें को गड़बड़ होगी, ठीक है ना। सवाल पढ़ रहे हैं, अभी सवाल करते भी हैं। अच्छा चलें वापस आए फिर। जनरल लोन 2 वाज रीपेड इन फुल ऑन 30 नवंबर, यहां पे लिख लो 30/11/7, ठीक है। नेक्स्ट, एंड जनरल पर्पज लोन 3 वाज रीपेड इन फुल ऑन 31/10/2007। तो भाई अब क्या रह गया? बस एक इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट वाज नॉट कंप्लीटेड टिल 31 दिसंबर 7 एंड ईयर एंड 31 दिसंबर 2007। तो ये पहली बार ऐसा देखने को मिला कि ये कंप्लीट नहीं हो रहा। तो कोई मसला नहीं, हम थोड़ा ही कि हम इसको कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। जो ईंटें, बजरी, सीमेंट रेट, सरिया ईयर एंड तक लग चुका है वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। ऐसे ही जो इंटरेस्ट ऐड हो चुकेगा 31 दिसंबर 7 तक वो CWIP है, वो सही है ना। यानी एक मसला हो गया छोटा सा, वो भी बताता हूं। यहां पे तो हम फिलहाल ये लिख दें कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, ठीक है ना। अब मसला ये है कि स्पेसिफिक लोन की सीजेशन हुआ करती थी वर्क कंप्लीशन पर, लेकिन आज वर्क कंप्लीशन तो हो ही नहीं रही ईयर एंड में, ईयर एंड पहले आ गया है, तो फिर हमें सीजेशन आर्जी तौर पे रोकनी, ये कैपिटलाइजेशन को आर्जी तौर पे रोकना पड़ेगा ईयर एंड पे, क्योंकि ईयर एंड पे आके तो हर चीज ही रुक जाती है ना। ईयर एंड पे आके तो आपकी हर कॉस्ट ऐड होना रुक जाएगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड होना रुक जाएगी, इन्वेस्टमेंट इनकम माइनस होना रुक जाएगी, क्योंकि ईयर एंड पे तो सब कुछ ही रुक जाता है, और ठीक है ना। तो इसलिए ये छोटी सी बात थी जो आपके साथ कल नहीं की थी। अब कल वैसे कर ली थी थोड़ी सी बात, मैंने कहा था कि एक चीज आएगी यहां पर, ठीक है ना, कि आपका अगर ईयर एंड पहले हो जाए सीजेशन से तो आपको हर चीज को ईयर एंड पे रोकना पड़ता है। अब ये डेट सवाल के अंदर से आपको स्पेसिफिक लोन के लिए मिल रही है। स्पेसिफिक लोन 5 लाख वाला लोन रिसीव किस दिन हुआ? 28 दिसंबर 2006 को, वो पहले पेज पे लिखा हुआ था। वर्क स्टार्टेड 1 जनवरी 7, फर्स्ट पेमेंट 1 जनवरी 7, तो फिर लेटर तो 1 जनवरी 7 हो गया ना, ठीक है। और वर्क कंप्लीशन कोई नहीं हुई पहले ईयर एंड हो गया। अच्छा, वर्क कंप्लीशन वो कह भी देता, मिसाल के तौर पे कह देता कि जी 31 मई 2008 पे वर्क कंप्लीट हुआ है, तब भी उधर ये नहीं कि पता नहीं है इसलिए नहीं लिया, वो पता भी होता तो ईयर एंड में तो सब कुछ रोकना ही था, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 12 मंथ्स पूरे के पूरे ही क्या हो रहा है, कैपिटलाइजेशन है स्पेसिफिक लोन के इंटरेस्ट की एसिडी कॉस्ट में, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है, इन्वेस्टमेंट इनकम माइनस होगी, और वो एक और अलग बात है कि सस्पेंशन अगर आ गया तो माइनस, लेकिन हमने तो उसको उसकी तैयारी साथ साथ करके चलना है, ठीक है ना। जी
जनरल पर्पस क्या नहीं लिया, रीपे नहीं हुआ। हमने लिया कब नहीं, मैंने अभी वर्किंग तो की ही नहीं है। वो 12/12 नहीं, यकम फरवरी को आया 11/12 बनेगा ना भाई। देखो नीचे क्या कह रहा है वो कि रिमेनिंग लोन्स जो है वो आउटस्टैंडिंग है, रिमेनिंग लोन्स वर आउटस्टैंडिंग टिल 31 दिसंबर 7। तो ये जो लोन 1 आया है यकम फरवरी 2007 को आया, ये कब रीपे हुआ? वो कह रहा है ये आउटस्टैंडिंग है, तो इसका मतलब रीपे नहीं हुआ। तो मैंने लोन को तो नहीं इग्नोर किया, मैंने रीपेड ऑन के आगे लिखा है रीपे नहीं हुआ इस साल में, ठीक है। आउटस्टैंडिंग है 31 दिसंबर तक, हाँ सारा साल नहीं, यकम फरवरी 7 से शुरू होगा ना जिस दिन आया है, तो 11 महीने, ठीक है। अच्छा जी, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इसी तरह से जनरल लोन है तो हमने इसका रूल भी पढ़ लिया है कि ये डेट ऑफ पेमेंट से सिजेशन तक, वर्क कंप्लीशन तक आते हैं, लेकिन यहां पर भी मसला वही आएगा। जनरल लोन के अंदर भी वही सेम मसला होना है ना, डेट ऑफ पेमेंट तो हर एक की स्पेसिफिक होगी, ठीक है ना। जो पेमेंट होगी जनरल लोन से वो यहां पर हम लिख देंगे डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है। लेकिन ईयर एंड 31 दिसंबर 7 पे हो रहा है, तो वर्क कंप्लीशन पता हो चाहे ना हो, हमारे लिए वो इररिलेवेंट हो जाती है, हर चीज को यहां पे रोकना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हमारे सवाल के लिए दोनों डेट्स होगी रेलेवेंट। सवाल अब शुरू करते हैं। अच्छा जी, अब एक लोन है जो 28 दिसंबर को आ रहा है, कैपिटलाइजेशन तो यकम जनवरी से ही होनी है, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट जरा पढ़ दें। रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट पोर्शन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। ये वही चीज है जो हम यहां पे निकाला करते हैं, क्या बोलो? बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। थाउजेंड में कर लें सवाल? चल, रुपीज इन थाउजेंड, पिछली क्लास में नहीं किया वैसे मैंने, रुपीज इन थाउजेंड। जी क्या कुछ आता है इधर? सबसे पहले लोन प्रोसेसिंग चार्जेस एटसेट्रा, पता नहीं कब आएंगे, पता नहीं कब आएंगे, हाँ जिस दिन आएंगे उस दिन याद तो होगा ना, ठीक है जी। जीरो है आज, तो सवाल पूरा पढ़ लिया। फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन, एक से ज्यादा हो तो सेम ट्रीटमेंट ऐसे ही जैसे एक के लिए किया हुआ है, ठीक है ना, ज्यादा भी हो सकते हैं। बहरहाल फिलहाल तो 2 लाइनें आप छोड़ दें, मुझे 1 लाइन चाहिए। वजह यह है कि एक ही लोन है और उसमें भी कोई किस्त पे नहीं हो रही, तो एक ही लाइन के अंदर इंटरेस्ट निकल आएगा। अगर वो किस्त पे हो रही होती तो प्रिंसिपल ने बदलना था, एक की पे हो रही थी तो 2 दफा इंटरेस्ट आता, 2 किस्तें पे होती तो 3 दफा कैलकुलेट करना पड़ता इंटरेस्ट, क्योंकि प्रिंसिपल ने हिल जाना था। लेकिन उसने आखिरी लाइन में क्या बताया था? थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि बाकी सारे लोन आउटस्टैंडिंग है। तो बाकी सारे कितने हैं यार? 2 ही और है ना। तो वो स्पेसिफिक लोन भी आउटस्टैंडिंग था, इसलिए कोई किस्त पे नहीं हुई। तो 1 लाइन भी काफी है, लेकिन आप एहतियातन 2 छोड़ दिया करें। लेस इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन स्पेसिफिक लोन, ये निकालने के लिए तो हमें रिसीट पेमेंट स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जी इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन, तो ये एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस, ठीक है। और ये बीच में थोड़ा सा एक इनकम आती है जो सिर्फ इसी से रिलेटेड होती है, उसको वहीं पे माइनस कर दिया करते हैं, ठीक है। यहां पे हम अपना आज ग्रैंड टोटल लिख लेंगे। चलो ठीक है, 1000 में है ना सवाल। थोड़ी सी और जगह बना लो। चलो जी, 3-4 लाइनें छोड़ दें इसमें। अच्छा जी, अब सबसे पहले मैंने आपसे अर्ज किया कि ये एग्जाम लेवल का सवाल है, बस सारी चीज़ इसमें आ गई हैं। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इक्विटी का जो रहता है, ठीक है, या एक रीपेमेंट ऑफ स्पेसिफिक लोन की बात है। लेकिन अब 2-3 दिन कुछ तो है, प्रोग्रेस बिलिंग का कॉन्सेप्ट भी है। ये छोटी छोटी बातें हम रोजाना एक आधी बात कर लिया करेंगे और प्रैक्टिस ये सारी कंटिन्यू भी रखेंगे जो ये काम हुआ पड़े, ठीक है ना। अच्छा, अब सबसे आसान काम हुआ करता है इन सवालों के अंदर स्पेसिफिक लोन के ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालना, तो वो सबसे पहले कर लिया करेंगे, ठीक है। तो स्पेसिफिक लोन कितना आया जी? 500 का, और इंटरेस्ट रेट है 15%, लेकिन सस्पेंशन है अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। है तो 12 महीने कैपिटलाइजेशन करनी स्पेसिफिक लोन की, पूरे 12 महीने, पहले दिन से ही आ गया ना लोन, ठीक है, और काम भी अभी तक जारी है, तो 12 के 12 महीनों का इंटरेस्ट एसेट कॉस्ट में ऐड करना है। लेकिन सस्पेंशन नॉन रूटीन है, वो तो माइनस करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे करेंगे 12/12 ऐसे फासला, ठीक है। और साथ ही एक एडिशनल काम आपको कहा हुआ है, क्या करना पड़ेगा आपको मंथ्स लिखने पड़ेंगे यहाँ पे। आप सारे ही हैं खैर से, जनवरी फरवरी है या जुलाई अगस्त साल? जनवरी वाला, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। लो भाई सारे मंथ्स लिख लिए, बस और कुछ नहीं करना, सवाल करते जाओ।
अब इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन निकल आया। अब जैसे ही आगे गए, इन्वेस्टमेंट इनकम हो चाहे जनरल लोन का इंटरेस्ट हो, हमें रिसीट पेमेंट की जरूरत पड़ जाती है। 6वें सवाल 7वें में इसलिए जरूरत नहीं पड़ी थी कि कुछ और था ही नहीं, स्पेसिफिक लोन था ही नहीं। अब मसला यह ना कि स्पेसिफिक लोन का नंबर 1 है प्रेफरेंस के अंदर, सबसे पहला नंबर स्पेसिफिक लोन का। स्पेसिफिक लोन जब खत्म होता है तो हम जनरल लोन की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। या तो पहले स्पेसिफिक लोन आ गया, वो सारा इस्तेमाल हो गया, काम चल रहा है तो जनरल लोन यूज हुआ, या कभी ऐसा भी हो जाया करेगा कि काम शुरू हो गया और स्पेसिफिक लोन अभी मिला नहीं है तब भी जनरल लोन यूज हो रहा होगा, लेकिन वो सवाल चलेंगे। फिलहाल इस सवाल के अंदर तो पहले स्पेसिफिक लोन आ रहा है, तो पहले स्पेसिफिक लोन को इस्तेमाल करेंगे, फिर खत्म हो गया वो पैसा, काम चल रहा है तो फिर जनरल लोन को इस्तेमाल करना शुरू करना है। तो चाहे इन्वेस्टमेंट इनकम की अमाउंट निकालनी है वो बैलेंस, ठीक है, चाहे आपने पेमेंट निकालनी है, ये दोनों चीजें आपको मिला करेंगी रिसीट पेमेंट स्केड्यूल से, ठीक है। तो रिसीट पेमेंट स्केड्यूल की इंपॉर्टेंस बढ़ती ही बढ़ती जा रही है। रिसीट पेमेंट स्केड्यूल, डेट, डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिक लोन, आज जनरल लोन भी आ गया, स्पेसिफिक लोन्स, जनरल लोन्स और बैलेंस। अब रिसीट पेमेंट चाहिए और रिसीट पेमेंट के लिए डेट्स चाहिए, रिसीट पेमेंट चाहिए और रिसीट पेमेंट के लिए डेट्स चाहिए। तो सारी रिसीट्स और पेमेंट्स को डेट करते हैं जी। सबसे पहली तो ये हमारे पास 28 दिसंबर को लोन रिसीव हुआ तो 1 आ गया। फिर वर्क स्टार्टेड नहीं, रिसीट पेमेंट के लिए, ये नंबरिंग किसके लिए होती है, रिसीट पेमेंट के, तो 1 जनवरी को ये 2 हो गया, 3, 4, स्टिल सिंपल, इट इज गोइंग टू बी मुश्किल इन कमिंग डेज बट वी आर प्रैक्टिसिंग इन सिंपल क्वेश्चंस, नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब 28 दिसंबर को लोन आ रहा है और 1 जनवरी को फर्स्ट पेमेंट हो रही है, चाहे 2-3 दिन भी हैं, यहां डेट्स तो डिफरेंट बन रही है ना। अब मुझे मेरी तरफ से आपको एक पक्का मशवरा, जो सिर्फ एक सवाल में जाके गड़बड़ करेगा वहां पे मैं खुद समझाऊंगा, ठीक है ना, लेकिन पक्का मशवरा ये है आपको, जब वो सिचुएशन समझ आ जाएगी ना कि कहां पे नहीं करना तो फिर और उधर रिलैक्स हो जाओगे। लेकिन सिर्फ एक सिचुएशन ऐसी होगी जहां पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा, वरना पक्का एक काम कर लो, होमवर्क के सवाल में शायद मसला आया हो, आपने रिसीट पेमेंट शेड्यूल को हमेशा लेटर डेट से बनाया करना है, ठीक है। हमेशा लिख रहा हूं, फिर किसी दिन चेंज करूंगा, सिर्फ एक केस में, वो भी शायद आए सवाल पर्चे में, शायद ना आए, लेकिन सिचुएशन बता दूंगा। वरना आपने हमेशा क्या करना है, गलती से बचाने के लिए खुद को, हमेशा लेटर डेट से, हमेशा लेटर डेट से शुरू करना है, ठीक है, ओके। रिसीट पेमेंट को हमेशा लेटर डेट से शुरू करना है, इससे आप गलती से बच जाएंगे। देखें, हमसे उसने बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड मांगी है, अगर मैं खुदा ना खास्ता यहां पे 28 दिसंबर लिख जाता हूं तो फिर कुछ ना कुछ, ये तो चलो बहुत करीब है, नॉर्मली ऐसा करीब तो नहीं होगा, नॉर्मली तो होगा लोन पहले आ गया और काम बाद में शुरू हो रहा है। अब आपने लोन रिसीव को यहां पर लिख दिया, वो 1 महीना 2 महीने 3 महीने का इंटरेस्ट आपने यहां पर निकाल लिया, इन्वेस्टमेंट इनकम निकाल ली, तो वो तो आप बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज के अंदर कंसीडर कर जाएंगे, तो ये बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। नहीं समझ आई ये बात तो भी खैर है, इस फिलहाल इतना याद रखना जरूरी है कि हमने रिसीट पेमेंट को हमेशा किससे बनाया करना है, लेटर डेट से। बस ये समझ लो कि रूल है थोड़ी देर के, ठीक है ना। रिसीट पेमेंट किससे बनाएंगे, हमेशा लेटर डेट से, ओके। चलो, तो लेटर डेट क्या है भाई, 1 जनवरी 2007। अब मसला यह है कि 1 जनवरी 7 पर लोन रिसीव नहीं हो रहा, वो तो पहले से आया पड़ा है, थोड़ी सी अंग्रेजी सिर्फ बदलनी है, ठीक है। लोन रिसीव्ड की बजाय लिख देंगे हम लोन ऑलरेडी रिसीव्ड, ठीक है, लोन ऑलरेडी रिसीव्ड। कितना है जी, 500, ठीक है। ये थोड़ी सी मजबूरी है, ज़ाहिर है 1 जनवरी पे तो रिसीव ही ना हुआ, बहरहाल कोई वर्किंग ही है ना, कोई देता है लोन रिसीव्ड तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने तो ये कहा कि कोई यहाँ पे उठ के या यहाँ से उठ के या वहां से उठ के ये ना कह दे सर 1 जनवरी 7 पे कब लोन रिसीव हुआ, तो इसलिए मैंने उनको चुप कराने के लिए पहले लिख दिया लोन ऑलरेडी रिसीव्ड। इसी दिन फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट, अच्छा कितनी है जी, 200। अब आपको कहा था कि सेम डेट वाली जितनी रिसीट पेमेंट्स हों उनको डिब्बे में बंद कर लो और आंसर निकाल लो जी। कितना, 300 का बैलेंस अवेलेबल है, कर देंगे इन्वेस्ट, बैलेंस से कॉलम में लिख दो, यहां से डेट निकाली थी, याद है, ठीक हो गया। तो ये 1 और 2 है, मैंने 1A 1B नहीं किया, डेट्स जो डिफरेंट थी लेकिन इनको इकट्ठा कर दिया वहां पे थोड़ी सी फनकारी लगा, ठीक है। नंबर 3 1 अप्रैल 2 लाख, 1 अप्रैल सेकंड कंस्ट्रक्शन पेमेंट कितनी जी, अब 3 लाख में से 2 लाख पे हुआ, बाकी रह गया 1 लाख, स्टिल बैलेंस अवेलेबल है। फिर 1 जुलाई 2 लाख,
अच्छा ये मुकम्मल 10 लाख क्यों नहीं बन, 10 लाख बताया था उन्होंने, 2 4 6 10 लाख बताया था उन्होंने, तो ये 10 लाख पूरा क्यों नहीं हो रहा? आगे सवाल में हो जाता था पूरा। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट ही नहीं हुई, अगले साल कंप्लीट होगी तो बाकी पैसे भी आ जाएंगे। अच्छा जी, यकम जुलाई को 2 लाख, तो यकम जुलाई 2007 जी, थर्ड कंस्ट्रक्शन। अब सबकी तवज्जो प्लीज, सबकी तवज्जो इधर। अब जिस वक्त आपकी ये सिचुएशन आ जाए कि पेमेंट आपने करनी है इस प्रोजेक्ट में से किसी, मतलब इस प्रोजेक्ट की किसी कंस्ट्रक्शन की पेमेंट करनी है, कोई भी पेमेंट करनी है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और वो पेमेंट इस बैलेंस से बढ़ जाए, ये एंड वालों ये नजर आ रहा है, एंड वाले भाई नजर आ रहा है जी, ये पेमेंट से 100 रुपया पड़ा है और पेमेंट कितनी करनी है इस दिन 200, तो फिर आपने एक एडिशनल काम ये किया करना है कि अपने फायदे के लिए एहतियातन इसको यहां लिख लेना है, ठीक है? ये जिस दिन ये मसला बने, ठीक है ना? क्या मसला हो गया जी? यकम जुलाई को पैसे देने गए हैं 200, अब स्पेसिफिक लोन का डब्बा, वो बाल्टी, वो टोकरी उल्टी, उसमें सिर्फ 100 निकला, तो पहले 200 लिख कर ना, पहले 100 ये यूज करो। हाँ भी कितना बड़ा है 100, ये 100 तो यहां से निकाल दो ना, तो ये 100 गया और यहां पे क्या बच गया 0। अब बाकी का 100 उन्होंने कहा था कहां से यूज करना है, जनरल फंड से, तो ये जनरल फंड में यहां पर आ जाएगा। अब इससे फायदा ये होगा, एक तो हमें ये पेमेंट की अमाउंट भी मिल जाया करेगी जिस पे इंटरेस्ट रेट लगना है, और जिस दिन से कैपिटलाइज करना है वो डेट भी सामने होगी, डेट ऑफ पेमेंट से ही सिचुएशन तक आते थे ना, ठीक है? तो रिसीट पेमेंट के अंदर जनरल लोन को भी लाने का ये फायदा होगा। भाई समझ आ रही है? आप तो शकूर समझ आ रही है तुम्हें, ठीक है जी? फिर ऊपर देखा करें ना, इसीलिए पहले नोट नहीं करना होता जी। थर्ड कंस्ट्रक्शन पेमेंट कितनी कर रहे हैं हम? थर्ड कंस्ट्रक्शन पेमेंट 200 की कर रहे हैं, ठीक है? अब जब हमने 500 का लोन लिया था उसमें से 200 और 200 400 पे कर दिया था, तो बैलेंस कितना पड़ा था 100। अब जब 200 की पेमेंट करने गए तो स्पेसिफिक लोन से निकला ही कितना 100, ये तो हो गया नील। अब बाकी पेमेंट कहां से करें? आप जनरल बास्केट में हाथ डाले और ये 100 वहां से पे कर दिया। मैंने कहा इसको यहां लिखने का फायदा क्या होगा, एक तो वो अमाउंट भी मिल जाएगी जिस पर इंटरेस्ट 200 पे, तो 200 तो इस दिन 200 रुपए तो जनरल लोन से नहीं निकला, ठीक है? तो 200 पे तो इंटरेस्ट रेट लगने नहीं था, तो एक तो वो 100 की फिगर मिल गई जिस पे इंटरेस्ट रेट लगना है, दूसरा वो डेट मिल गई जिस दिन से ऑनवर्ड्स हमने इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना शुरू करना है, ठीक है? बात पहले भी दोबारा खत्म होने से पहले आपने नीचे देखना शुरू कर दिया, ठीक है? एंड वाली बात, ओके चलें जी आगे। नेक्स्ट जी, फोर्थ कंस्ट्रक्शन पेमेंट यकम अक्टूबर को हो रही है, 200 की हो रही है, तो यकम अक्टूबर 2007 फोर्थ कंस्ट्रक्शन पेमेंट। अब इधर तो कोई बैलेंस पड़ा ही नहीं है, सारी की सारी जनरल लोन से 200, तो ये 200 के ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे, यकम अक्टूबर से लगाएंगे, सब कुछ आ गया, बस कहानी खत्म, और तो कुछ नहीं करना। हाँ बेटा, जनरल लोन का आना जाना, उसके इंटरेस्ट का पे होना, हमें उससे कोई सरोकार ही नहीं है। वो एक बाल्टी में जिस दिन हाथ डाल के कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया ना, बस उस दिन से ऑनवर्ड उस पेमेंट वाली अमाउंट पे हमने इंटरेस्ट रेट लगाना है, दैट्स इट। यही बता के लाए हम आप। सवाल कहां से आया? यहां से आया, सही है ना? ठीक है, हमें से अच्छा कल का सवाल करेंगे ना, तो ये जो स्पेसिफिक लोन है इसका इंटरेस्ट पे करेंगे, इसका लोन रीपे करेंगे, तो वो भी यहां पर लेकर आएंगे, क्योंकि स्पेसिफिक लोन का आना भी हम लेते हैं, इसका जाना, इसके इंटरेस्ट का पे होना भी यहां पे आएगा, ठीक है? पर जनरल लोन का आना जाना, उसके इंटरेस्ट का हमारी बला से बाढ़ में जाए। हमें सिर्फ इससे गर्ज है कि हमने उस बास्केट में जिस दिन हाथ डाला तो कितने पैसे निकाले, ठीक है, और उसको किस रेट के ऊपर हमने कैपिटलाइज करना है, दैट्स इट, ठीक है? इसीलिए तो ना इन्वेस्टमेंट इनकम कॉन्सेप्ट इस पे लगा, ना ही कमेंसमेंट की डेट जो है वो उसकी हम ले रहे हैं, लोन रिसीव्ड या वर्क स्टार्टेड, ठीक है ना? सही हो गया, चले रिसीट पेमेंट इज ओवर। अब शुरू करते हैं अपना अगला काम। इन्वेस्टमेंट इनकम 8% फैच करेगी, ठीक है? तो ये 300 यकम जनवरी से अवेलेबल हुआ, जनवरी फरवरी पूरा फरवरी पूरा मार्च, ठीक है? तो 300 पर लगेगा 8%, कितने महीने? 3, तो 3/12 करना, क्या पता सस्पेंशन इनमें से कहीं आ जाए, ठीक है? तो यहां पे मंथ्स लिख लेते हैं जी, कौन कौन से मंथ्स हैं? जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है? आगे बढ़े, ये 100 अवेलेबल है, यकम अप्रैल से पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, जुलाई ना ले लेना, ठीक है? तो 100 इंटू 8% इंटू 3/12, ठीक है? कौन कौन से मंथ्स हैं? अप्रैल, मई और जून। टून नहीं, जून, टी रह गया था ना, जे कर दिया। अच्छा हाँ भाई, खत्म कहानी। अब आते हैं जनरल, ये हो गया 0। अब इन्वेस्टमेंट इनकम यहां से निकलना बंद, अब अगली कहानी शुरू हो गई, ठीक है? वो क्या है? जनरल लोन से पेमेंट शुरू हो गई है, क्योंकि स्पेसिफिक लोन 0 हो गया था, ठीक है ना? अब जनरल लोन से पहली पेमेंट कितने की हुई है? 100 की। बस रेट अभी नहीं पता मुझे, अभी निकालते हैं, अभी रेट निकालना पड़ेगा, ठीक है ना? समझ रहे हो बात? लेकिन ये काम तो कर सकते हैं, किस दिन ये पेमेंट की? यकम, ठीक है? तो 100 इंटू जी यकम जुलाई, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, 3 महीने वाले, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर। स्टार्ट करना है डेट ऑफ
पेमेंट से और लेकर जाना है सिजेशन तक या पहले ईयर एंड आ जाए तो उस तक। जनरल लोन तो पड़े हैं हमारे पास, एवरेज रेट निकाल लिया हमने, ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगानी है, ठीक है, तो ये उसूल लिख के फिर इधर लाया हूं मैं, ठीक है। तो बोलो बोलो बोलो, ये आपने क्वेश्चन नंबर वो पीछे रह गया, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपने ये नहीं किया था, अभी 6 और 7 जो किए थे, 7 में आपने किसी ने जिससे सवाल पूछा ये काम नहीं किया था, इन्होंने रोका नहीं था अगली पेमेंट में नहीं रोकना, ठीक है। पेमेंट को पकड़ना है डेट ऑफ पेमेंट से वर्क कंप्लीशन तक या ईयर एंड पहले आ जाए तो उस तक, ठीक है। तो यकम जुलाई, एक मिनट ये पहले लिख लें, कितना जी, 6/12, कौन कौन से मंथ्स हैं जी बेटा, इसको भी एंड तक ही लिया है, कौन से, नहीं ये तो इन्वेस्टमेंट इनकम निकाल रहे थे, स्पेसिफिक लोन का इंटरेस्ट तो ये निकला पड़ा, मुश्किल तो कैपिटलाइजेशन का अपना रूल था, ये तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट, ये 300 इस दिन अवेलेबल हो गए, 3 अवेलेबल रहे, फिर उसमें से निकल के तो इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ हम ये चीज देख रहे थे, ठीक है। ओके नेक्स्ट जी, ये 200 किस दिन पे हुआ, यकम अक्टूबर को, 200 इंटू अभी रेट निकलेगा इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, 3/12, 3/12, ये लो भाई, ये मंथ्स भी लिख लें, कौन कौन से मंथ्स हैं जी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहां पे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। अब बस रेट मिल जाए ना काम हो जाए। ये जी टेबल है, इस टेबल में सब कुछ ही अवेलेबल है जो अभी क्वेश्चन नंबर 6 में हम कर रहे थे। यार तुम दोनों ना इनको रास्ता दो यार, अभी जाते नहीं, अभी टाइम हो गया मेरी क्लास का, कल से तुम लोग यहाँ नहीं बैठोगे बल्कि क्लास में बैठोगे ही नहीं, ठीक है ना। तुम दोनों सुन लो, और मुझे बैठे हुए नजर आ गए तो मैंने क्लास से बिल्कुल निकाल देना, मेरे आने से पहले पीछे खड़े हो जाना, ठीक है। और ये याद करवा देना मुझे जिसको याद आए, ओके जी। लोन 1, 2, 3, इस पे हंसने की जरूरत नहीं है, आई मीन इट, मैंने कल वाकई आप लोगों को खड़े रखना है या आप क्लास से निकल जाइएगा बेशक। कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है जी हमने, सबसे पहले लोन जी 1, 2, 3 ऐसे ही है। अमाउंट वर्किंग है ना, वर्किंग वो पहले दफा बस लिखवा दी अंग्रेजियां सारी, बस ठीक है। अब तो काम चलाएं जी। कितना का लोन है पहला, कितनी अमाउंट है, 600, 400, 300। अब हम करेंगे मंथ्स आउटस्टैंडिंग कैलकुलेट, तो उसके लिए मैंने आपकी तैयारी पहले ही करवा ली है, यहां पे मैंने आमने सामने लिखवा दिया था। यकम फरवरी 2007 को ये लोन आया और रीपे हमारे साल में नहीं हुआ, तो यकम फरवरी 7 से 31 दिसंबर 7 तक 11 महीने आउटस्टैंडिंग रहा ये, ठीक है। नेक्स्ट यकम मार्च 7 को आया और 30 नवंबर 7 को चला गया, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 9/12। थर्ड लोन यकम जनवरी पहले दिन आ गया था और 31 अक्टूबर 10/12, 10 महीने रहा। कोई क्वेश्चन है तो पूछें। उसके बाद नेक्स्ट हमें चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहले का बताएं, रेट 12%, 14% और इंटरेस्ट एक्सपेंस। लोन आउटस्टैंडिंग तो निकाला ही नहीं, लोन आउटस्टैंडिंग जी 550, 300, 250, इसका टोटल भी कर ही लो, जरूरत पड़ना है 1100। रेट है 12, 14% और 14%। इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालें जी, 66, 42, 35, टोटल 143। रेट निकालना है तो अब पर्चे में नहीं वो अंग्रेजियां लिखते रहना, 143 डिवाइडेड बाय 1100 इंटू 100 इज इक्वल टू 13 एग्जैक्ट। ये 13% एवरेज रेट निकला है। इस 13% को इधर लिख लें और इधर लिख लें और सिर्फ सस्पेंशन के मंथ्स पढ़ें, सवाल खत्म हो गया जी। बेटा टाइम है, मैंने स्टार्ट में कह दिया था कि कल जी। सुने, एक्रूअल वाला सवाल है, इंट्रो के टेस्ट में आया था किसी जमाने में, वो नहीं हो रहा, हालात चेक कर लें, करवाना तो है ही। देयर वॉज एन अनरूटीन स्टॉपेज इन द वर्क फ्रॉम यकम जून टू 31 जुलाई, 2 महीने, जून और जुलाई। लाल मार्कर बाहर आ चुका है, जहां जहां जून जुलाई मिलेगा वहां से उसको काट देंगे। ये जून है, जून के बाद फरवरी नहीं ना आता, ठीक है। तो जून और जुलाई 2 पड़े थे यहाँ पे, -2। फिर ये जून है, नहीं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, ओ जून,
-1। फिर ये जून है या जुलाई, जनवरी है, जनवरी के बाद अगस्त नहीं आता तो ये जुलाई है, ठीक है, -1, ठीक है। अब कैलकुलेटर पे जी ऐसे ही काटना है और ऐसे ही -1 लिखना है, और क्या फेल होने का तरीका सिखा रहा हूं, हद है यार। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन 62.5, ये माइनस ये 10/12 किया ना, ये कैलकुलेशन में 10/12, 500 इंटू 15% 10/12 करना है। हाँ, नेक्स्ट जी 7.3 ही कर लो बस, एक डेसिमल तक चलने दो। 55, इसका आंसर दो ना अब 2, इनका इकट्ठा, इसको 5/12 करना, इनका 11.9, टोटल 67.1। यही सवाल और छठा 7वां सवाल करके आइएगा। मजीद को नया होमवर्क नहीं है, जिंदगी रही तो कल मिलेंगे, टेस्ट भी कल डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।